हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर से। कंसंट्रेशन का डिस्कशन चल रहा था प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन हमारा मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी पर होगा। दोनों कंसंट्रेशन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए कि इसमें वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। इसलिए दोनों कंसंट्रेशन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर, डिक्रीज करने पर मोल फ्रैक्शन या मोलैलिटी के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, और इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको देने आए हैं। देखिए कैसे होता है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, मास फ्रैक्शन, सबसे पहले तो मास फ्रैक्शन का डिस्कशन हो जाए। मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी, ये तीनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। मास फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द गिवन कंपोनेंट पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब जैसे मान लीजिए कि दो कंपोनेंट हैं ए और बी। हम ए को सॉल्यूट थोड़े समझ लिए मान लेते हैं, बी को सॉल्वेंट। तो ए और बी दो कंपोनेंट हैं, तो लेट ए एंड बी आर टू कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड डब्ल्यू ए इज द मास ऑफ कंपोनेंट ए। डब्ल्यू ए हम मान लेते हैं कि कंपोनेंट ए का मास है, एंड डब्ल्यू बी इज द मास ऑफ कंपोनेंट बी है ये। एंड अब एक्स ए इज द मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड एक्स बी इज द मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, ये मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों चलते हैं। मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज एक्स ए इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों ये है, देखिए मास यहाँ पर एक्स ए, तो मास ऑफ कंपोनेंट ए लिख दिया डब्ल्यू ए अपॉन टोटल मास डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी हो जाता है। इसी तरह से मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी एक्स बी मास कंपोनेंट ऑफ बी एंड टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आ जाता है कंपोनेंट बी का मास डब्ल्यू बी और टोटल मास डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी हो गया ये। तो ये मास फ्रैक्शन हो गया। और अगर इसी मास फ्रैक्शन में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज बाई मास हो जाता है। व्हेन मास फ्रैक्शन ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड बाई 100 इट गिव्स मास परसेंटेज ऑफ द ए। देखिए एक्स ए इंटू 100 ये आ जाता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, वेयर मास फ्रैक्शन ऑफ बी इज मल्टीप्लाइड बाई 100 इट गिव्स मास परसेंटेज ऑफ बी। इस तरह से हम ए के मास फ्रैक्शन में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मास परसेंटेज मिलेगा, और बी के मास फ्रैक्शन में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का मास परसेंटेज निकल आएगा। इस तरह से हम देखते हैं। अच्छा, मोल फ्रैक्शन की तरफ प्यारे बच्चों, मास फ्रैक्शन का भी सम हमेशा 1 होता है। द सम ऑफ मास परसेंटेज इज ऑलवेज 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोल फ्रैक्शन का जिस तरह से सम 1 होता है, उसी तरह से मास परसेंटेज का सम भी, मास फ्रैक्शन का भी सम 1 होता है। सम ऑफ द मास फ्रैक्शन, sum of the mass fraction is always 1. Sum of the mass fraction, not percentage, sum of the mass fraction is always 1. The mass fraction and mole fraction is dimensionless, having no unit. देखा जाए तो मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ये दोनों डायमेंशनलेस होते हैं। अच्छा, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी देखिए, molality of the solution is defined as the number of the moles of the solute dissolved in 1000 gram of या 1 kg of solvent. It is denoted by small m. या तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट हो या तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट हो, और उसमें जो है कितने मोल सॉल्यूट के डिजॉल्व हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी इज आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों। तो देखिए, मोलैलिटी m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर मान लीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में न दिया हो, ग्राम में दिया जाए
प्यारे बच्चों यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन। तो मोलैलिटी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन होती है। आगे देखते हैं मोलैलिटी का एक नया फार्मूला है। अगर आपको सॉल्युबिलिटी मालूम है तो मोलैलिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। तो अब ये देखिए, अभी 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 हमने कहा था कि कुछ ऐसे कंसंट्रेशन हैं जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इट मे बी नोटेड दैट मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन एक्सेट्रा आर प्रीफर्ड टू मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी। अच्छा, देखा जाता है कि मोलैरिटी और नॉर्मलिटी से ज़्यादा लाइक किया जाता है मोलैलिटी को, मोल फ्रैक्शन को, मास फ्रैक्शन को। ऐसा क्यों? बिकॉज दिस इज बिकॉज मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन इन्वॉल्व द मासेज ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मोलैलिटी हो, चाहे मोल फ्रैक्शन हो, चाहे मास फ्रैक्शन हो, इन सब में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास होता है। बट नॉर्मलिटी देखा जाए, बट मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में देखा जाए, मोलैरिटी नॉर्मलिटी इन्वॉल्व वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस। मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। तो टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन मास। प्यारे बच्चों, क्योंकि मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास होते हैं। टेम्परेचर घटने या बढ़ने से, इंक्रीज या डिक्रीज होने से मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं देखा जाए मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने से वॉल्यूम बढ़ सकता है, घट सकता है। इससे मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के वैल्यू चेंज हो जाते हैं। हेंस मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर, where the molarity and normality change with change in temperature। वहीं देखा जाए तो मोलैरिटी और नॉर्मलिटी का वैल्यू टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको टेम्परेचर के लिए। अब क्वेश्चन देखिए, एक ठो दिया है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल एंड वाटर इन ए सैंपल ऑफ रेक्टिफाइड spirit which contains 95% of ethanol by weight। रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, अगर एथेनॉल में हम पानी मिला दें थोड़ा सा तो वो स्पिरिट का रूप ले लेता है। अब चूंकि 95% एथेनॉल का मतलब ये है कि 100 ग्राम स्पिरिट में 95 ग्राम एथेनॉल है, तो 5 ग्राम वाटर होगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब यही है। अब इसी पर नंबर ऑफ मोल हम दोनों का निकाल करके और मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स 95% ऑफ एथेनॉल बाय वेट। इट मीन्स 95 ग्राम एथेनॉल आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द स्पिरिट। अब देखिए कैलकुलेशन आपका, द मास ऑफ द एथेनॉल इज 95 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 100 माइनस 95 आ गया 5 ग्राम। बहुत बढ़िया। अब मोलर मास ऑफ एथेनॉल निकाल लो। कार्बन का 2 है, तो कार्बन 2 है तो 12 इंटू 2, हाइड्रोजन कुल 5 और 1 6 है, 6 इंटू 1, और ऑक्सीजन 1 है 16, पूरा 46 ग्राम आ गया मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एथेनॉल आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास 95 ग्राम है, मोलर मास आपने 46 ग्राम निकाला, ये आ गया 2.07 मोल। ये ध्यान दीजिए। तो इसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकाल लो प्यारे बच्चों। नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। तो गिवन मास ऑफ वाटर का कितना निकला है? 5 ग्राम है, 5 ग्राम रखा। मोलर मास वाटर को होता है 18। ये हो गया 2 हाइड्रोजन 16 ऑक्सीजन, कितना हुआ? 18 ग्राम। डिवाइड कर दिया तो 0.28 मोल इसका आ गया। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो है, एथेनॉल और वाटर दोनों का नंबर ऑफ मोल मिल गया। अब क्या बात रह गई? अब दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालो, टोटल मोल कर लो, टोटल मोल दोनों का मोल ऐड कर लो, मोल ऑफ
इथेनॉल 2.07 मोल ऑफ वाटर 0.28 आ गया 2.35 मोल्स। ये वेरी गुड। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपन टोटल मोल, हमने फार्मूला बताया था। तो ये हो जाएगा 2.07 अपन 2.35 टोटल मोल आ गया, ये कट गया तो 0.88 आ गया ये। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लो, तो क्या चूँकि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है, तो 1 में से इसका मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, कितना हो जाएगा 0.12। इस तरह से आंसर आया प्यारे बच्चों। ये 1 में से क्यों घटा रहे हैं, 1 में से क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1 हमने बताया था। तो अब एक का मोल फ्रैक्शन आपने लगा लिया, तो अब दूसरे के का निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो, इसका आ गया। या तो आप वैसे डायरेक्ट निकालो तो ज़्यादा प्रोसेस बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल्स वही आ जाएगा लगभग। तो अब अच्छा ये है कि आप 1 में से इसे माइनस कर दो और आपका थोड़े में समय में काम चल जाएगा। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे प्यारे बच्चों तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।